वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन व्यवस्था में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का पेपर सॉल्व करेंगे। ये कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा का पेपर रहने वाला है। आज हम 2024 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, इसमें जो पूर्णांक मिलती है 100 मार्क्स की मिलती है, यानी आपको जो प्रश्न मिलते हैं वो टोटल 100 प्रश्न मिलते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ठीक है, और सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। आपको जो समय मिलता है 2 घंटे का मिलता है। ठीक है, और 2 घंटे अगर देखा जाए स्टूडेंट तो पर्याप्त समय है। अगर आप गणित की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और मानसिक योग्यता यानी मैथ की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 2 घंटे का समय आपके लिए पर्याप्त होता है। तो चलिए हम इसके जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो परीक्षा में जाने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे और 100 प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक यानी जो टोटल 25 क्वेश्चन हैं वो हिंदी के आएंगे। ठीक है, यानी 25 नंबर के हिंदी के आएंगे और उसके बाद 26 से 50 तक यानी अगले 25 क्वेश्चन या 25 नंबर के क्वेश्चन गणित के आएंगे। ठीक है, उसके बाद 51 से लेकर और 100 तक मानसिक योग्यता के आएंगे, यानी 50 नंबर के मानसिक योग्यता के आएंगे। तो ये हो गए टोटल 100 क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इस मानसिक योग्यता वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 51 से लेकर 100 तक मानसिक योग्यता के आएंगे, लेकिन इसमें जो 51 से लेकर और 60 तक टोटल 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं और ये जीके उत्तराखंड के संबंधित होता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं और 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के आते हैं। तो आप इस प्रकार से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो आपने समझ लिया है कि 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन गणित के, 10 क्वेश्चन जीके के और 40 क्वेश्चन ये मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, हम अन्य भी महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेते हैं। आपको परीक्षा में जाने से पहले ये सारे निर्देश अवश्य पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, आपको प्रत्येक प्रश्न के ABCD करके 4 विकल्प मिलेंगे और आपको OMR पत्रक मिलेगा। स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता है कि OMR कैसे भरते हैं तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको देख लें। ठीक है, और आपको जो OMR पत्रक मिलता है आपको वो काला करना होता है। ठीक है, उसमें 4 वृत्त दिए रहते हैं ऐसे करके। ठीक है, ABCD करके 4 वृत्त दिए रहते हैं। तो जो सही वाला होता है आपको उसको काला करना होता है। ठीक है, तो और OMR पत्रक में जो आवश्यक निर्देश हैं उसको अवश्य पढ़ लें, यानी उसमें रोल नंबर इत्यादि जो भी भरना होता है उनकी आप घर में ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, या जो निरीक्षक हैं वहाँ पे उनसे भी आप अगर कोई समस्या हो रही है तो उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी वाला पार्ट आता है। मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले हिंदी वाला पार्ट आता है और उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स के ही आते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम हिंदी वाला शुरू करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपने जो जवाहर नवोदय या राजीव गांधी नवोदय के लिए जो कॉपी बनाई है उसको निकाल लीजिए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ आप उनको नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, जिससे आपके पास एक ठीक ठाक प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प वर्ण किस वर्ग में आएगा? तो प वर्ण किस में आएगा? ये इसका जो राइट आंसर है डी में, ओष्ठ में आएगा। यानी प किससे बोला जाता है? ओंठों से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर डी। आम्र शब्द है, तो आम्र शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, आम्र का तद्भव क्या है? आम। ठीक, आम का जो तत्सम रूप है आम्र और आम्र का जो तद्भव रूप है वो है आम। तो आप नोट भी करते जाएंगे। पहले का डी, दूसरे का बी ए। ठीक है, 6 वाला देख लेते हैं। तौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यानी हम जब तौ बोलते हैं तो किससे बोलते हैं? तो हम तौ किससे बोलते हैं? दांतों से बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह लिखा जाता है, तो विस्मय बोधक चिन्ह कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी चिन्ह में आप देख लीजिए। जो बाकी चिन्ह हैं, जैसे ये है तो इसको क्या बोलते हैं, एक ये है तो इसको क्या बोलते हैं, और ये है तो इसको क्या बोलते हैं? आप इन तीनों को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हो सकता है जब आप पेपर दे रहे हो तो तब ये वाला चिन्ह आए या ये वाला आए या ये वाला आए। ठीक है, तो आप इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, लेकिन अभी का जो प्रश्न है तो उसका जो राइट आंसर है वो है
ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी ए इसका राइट आंसर है। किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो जो शब्द से पहले जुड़ रहा है, ठीक है, तो जो शब्द से पहले जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द के बाद जुड़ता है तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग और जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया है कि पहले जुड़ने वाला, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, इसका ए और इसका बी। आस्तिक का विलोम है, 8 वाला देख लेते हैं। आस्तिक का विलोम है, तो आस्तिक का विलोम क्या है? नास्तिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अली अली यानी छोटी सिर्फ मात्रा का अंतर है। ठीक है, छोटी मात्रा यानी इसमें छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है। शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इस अली का मतलब होता है भौरा और इस अली का मतलब होता है सखी। ठीक है, तो यानी इसका आंसर भी ए है। ठीक है, तो यानी आप देख लो 3 का ए, 4 का बी, 8 का सी और 9 का ए। आप नोट भी करते जाएंगे, ठीक है, तभी कुछ फायदा होगा भाई। चलिए हम 5 वाला देख लेते हैं। पवन का संधि विच्छेद है, यानी जो पवन शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है 5 का बी, पौ धन अन। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। तो जो बहुत बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। आप सिर्फ अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप सिर्फ प्रश्न लिखिए और सिर्फ उसका आंसर लिखिए। आपको बाकी विकल्प लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर लिखेंगे वाचाल। आपको बाल, चाल, हाल लिखने की आवश्यकता नहीं। ओके, चलिए आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक 10 प्रश्न समझ लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? सी, लंबोदर। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कारक है। तो कारक क्या है इसमें? अपादान कारक है। इसमें कौन सा कारक है? डी इसका राइट आंसर है। जो से है वो अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये ध्यान रखिए, ये नहीं पे आपका ध्यान नहीं जाता है। जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आप कौन सा है देख लेते हैं और फिर किसी पे भी टिक लगा देते हैं। ABCD में से किसी पे भी आप टिक लगा लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें पूछा गया कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये क्या है? डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, वृंद मतलब समूह। ठीक है, बाकी सविता, आदित्य, मार्तंड्य ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। दो वर्णों या ध्वनि के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को ... कहते हैं, रिक्त स्थान पे लिखिए। तो इसको क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सी एडजस्ट कर लेता हूं, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको संधि कहते हैं। जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि पवन एक शब्द आया था कि उसका संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो वो क्या था? अगर हम पौ धन अन को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये संधि हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। श्याम सोता है, इस वाक्य में सोना, ठीक है, सोना क्रिया है। तो ये कौन सी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। समझ रहे हैं? अगर क्या लगा के प्रश्न का आंसर आता है तो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे क्या सोता है तो आंसर ही नहीं आता है। समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अकर्मक क्रिया। ठीक है, आप नोट भी करते जाएंगे। चलिए अब हम थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्रोध इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्रोध कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आपको संज्ञा के प्रकार पता होंगे। ठीक है, तो ये कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए मुहावरे कलेजा ठंडा होना के लिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आशय यानी सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो कलेजा ठंडा होना, तो इसका राइट आंसर है डी, संतोष होना। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। व्यंजन के भेद हैं, तो व्यंजन के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3 भेद हैं।
कौन कौन से हैं आप कमेंट में बताएंगे, नहीं पता है आप पूछेंगे, मैं वहाँ इनका आंसर दूंगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक और हिंदी के लिए एक और वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी, 19 का डी और 15 का भी डी, आप इनको नोट भी करते रहेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 और 20 देख लेते हैं। त्र किस प्रकार का वर्ण है? तो त्र क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। ये अक्षय, त्र और ज्ञ, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। हो सकता है कि आपके पास अगली बार जब आप पेपर दे रहे हों तो अक्षय आए, इस बार त्र आ रखा था, ज्ञ भी आए, तो ये तीनों क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। आप नोट भी करते रहेंगे, इन तीनों को भी आप नोट कर लीजिए। 16 का त्र का तो आपने सी नोट कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, काला घोड़ा दौड़ा, वाक्य है एक। काला घोड़ा दौड़ा, वाक्य में काला शब्द क्या है? तो काला शब्द क्या है? विशेषण है। समझ रहे, ये घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा है? काला है। ठीक है, दौड़ा क्या है? इसमें क्रिया है। समझ रहे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विशेषण। इसका 16 का सी, संयुक्त व्यंजन। आई होप कि आपने पूरे 20 क्वेश्चन नोट कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसमें जो एक पैराग्राफ आता है उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें निर्देश दे रखे हैं, निर्देश आपको अवश्य पढ़ लेने हैं। इसमें प्रश्न संख्या 21 से लेकर 25 तक के लिए, समझ रहे, यानी 5 क्वेश्चन के लिए निर्देश हैं, तो आपको ये अवश्य पढ़ लेना है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर लिखिए। तो आप क्या करिए, यहाँ से वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद इसके जो प्रश्न संख्या 21 से लेकर 25 तक दे रखे हैं उनको करना है। ठीक है, मैंने निर्देश पढ़ लिए हैं और साथ में पैराग्राफ भी पढ़ लिया है। ठीक है, मैं आपको सीधे क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश का अतीत महान और गौरवमय रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, भारत। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत जन्मदाता है, तो किसका जन्मदाता है? लोकतंत्र का। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, तो अहिंसा और सत्य के पुजारी कौन थे? महावीर और बुद्ध थे, इसमें लिखा है। ठीक है, तो आपने भी आपके भी जितने दिन मैं बता रहा हूँ, आप आई होप कि मुझसे पहले ही आप कर दे रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसके जो लास्ट के 2 क्वेश्चन रह रखे हैं, कालिदास थे, तो क्वेश्चन नंबर 23 के कालिदास क्या थे? तो कालिदास महाकवि थे। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपने ये पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 और हिंदी का अंतिम प्रश्न, भारत की महान भूमि को कहते हैं, यानी हम भारत की महान भूमि को हम क्या कहते हैं? हम भारत की महान भूमि को भारत माता कहते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपने पूरे 25 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, सारे प्रश्न आपने समझ भी लिए होंगे, जो मैंने कहा उसको भी आपने समझ लिया होगा। अगर मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोको और फिर अपनी कॉपी में नोट करो। तो चलिए अब हम मैथ्स के देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले कि स्टूडेंट हम मैथ्स के प्रश्न शुरू करें, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। स्टूडेंट, मैं पहले ही बता दूं आपको कि इसमें मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, चूँकि आपकी शिकायत थी कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो हमने सोचा कि हम मैथ्स का क्या करेंगे, एक जो कंप्लीट सॉल्यूशन वाला है, आंसर तो मैं इसमें ही बताऊंगा, कुछ कुछ तो समथिंग बताऊंगा, लेकिन जो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शून्य है, तो शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1 से शुरू होती है। अगर उसमें 0 से शुरू करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। तो 0 क्या है, शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है आप कमेंट में बताएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। उन सभी अभाज्य संख्याएं, कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल बताना है आपको। तो वो सारी संख्याएं जो 17 से बड़ी नहीं है और अभाज्य है, तो उस पहली संख्या अभाज्य कौन सी है? 2,
आपको इनको सबका क्या करना है, योग करना है। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और +17, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि 17 से बड़ी नहीं, यानी 17 भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इन सब का योग कितना है, आप जरा कॉपी में देखिए, फटाफट निकालिए। तो इसका जो योग होगा ये होगा 58, ठीक है। कितना होगा इसका योग, 58। तो आपका राइट आंसर होगा ए। समझ रहे हैं, इसको भी आप अपनी कॉपी में ये भी नोट कर लीजिए आप, ठीक है। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम इसका एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 45, 45, 60 और 75 का आपको क्या करना है, महत्तम समापवर्ती यानी HCF निकालना है तथा लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM निकालना है, और उसके बाद इनका योग भी करना है। तो पहले आप HCF निकालेंगे इसका, तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF होगा 5 × 3, ठीक है। जो नया वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करके HCF निकालते हैं और कैसे करके LCM निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसका HCF निकलेगा और LCM निकलेगा इसका 900। तो दोनों का योग मिला के हो जाएगा सी वाला 915। समझ रहे हैं, 900 इसका LCM और 15 इसका HCF, ठीक है। तो आप ये आप देख लेंगे। समझ रहे हैं, सी इसका राइट आंसर है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और जो आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो आप बताएंगे तो मैं इसके लिए नया वीडियो बनाऊंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। ये एक चिन्ह दे रखा है, एक पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। निम्न गणितीय संक्रिया में इसका मान क्या है। तो आप ये क्वेश्चन स्टूडेंट ट्राई एंड एरर वाला है। आप पहले इसमें 7 से गुणा कीजिए, यहाँ पे 7 रखिए, 7 पंजे 35, तो ठीक है 5 तो आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम 7 ही रखते हैं इसका मतलब तो 7 × 7 = 49 और 5, तो ये 7 नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप 3 को देखेंगे, फिर 9 को देखेंगे और फिर 5 को देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5। ये ट्राई एंड एरर है, यानी आपको सभी को करना है। समझ रहे हैं, यहाँ पे अगर आप 5 मान रहे हैं तो 8 7 5 5 × 5 कीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 9 मान रहे हैं तो यहाँ पे 9 मानिए और यहाँ भी 9 मानिए, ठीक। यहाँ पे 3 मान रहे हैं तो यहाँ पे 3। ये ट्राई एंड एरर वाले होते हैं। समझ रहे हैं, ये अक्सर रीजनिंग में पूछे जाते हैं लेकिन आपको मैथ्स में ही पूछे गए हैं, तो ये इसको हम ट्राई एंड एरर वाले प्रश्न कहते हैं, ओके। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना था आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 30 वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 रोमन अंक वाला है, ठीक है। अगर इससे पहले पिछले साल भी अगर आपने पिछले साल का वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने पूछा था कि 100 को क्या कहते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन वीडियो को भी अवश्य देखिए, ठीक है। अगर आप पिछले 2 या 3 वर्ष के वीडियो देख लेते हैं, जो पेपर सॉल्व के देख लेते हैं, तो आपका निकलना बिल्कुल 100% तय मान सकते हैं हम, अगर आप सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वही प्रश्न आएगा, वही प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन वैसे ही जैसे प्रश्न आते हैं, समझ रहे हैं। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए तो आप अवश्य सफल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है XLIX। तो ये क्या होता है, ये इसका मतलब इसको हम रोमन अंक में 49 लिख लेते हैं, 49 को रोमन में ऐसे लिखते हैं। और LXI, तो LXI को हम क्या लिख लेते हैं, ये हो गया 61, L 50 हो गया, X 10 हो गया और I 1 हो गया। अब इनका मान क्या होगा, यानी इन दोनों को योग करना था आपको, ठीक है। तो इनका मान क्या होगा, 110, 110। अब 110 को क्या लिखते हैं, जैसे मैंने पिछली बार पूछा था, पिछले साल का अगर आपने 2023 का वीडियो देखा होगा तो मैंने पूछा था कि 100 को क्या कहते हैं, तो 100 को C कहते हैं, ठीक है। अब हमको 110 का मान रखना है, तो 10 को मैंने अभी बताया कि L को जब हम क्या कहते हैं 50 कहते हैं, X को हम 10 कहते हैं, ठीक है। तो 10 को क्या कहेंगे, X कहेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा A, ठीक है। और I को हम 1 कह देते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 110 के लिए हम क्या लिखेंगे, CX लिखेंगे, 110 के लिए हम CX लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। -20 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर क्या है, यानी आपको इसमें से घटाना है, ठीक है। अंतर
मतलब घटाने होता है, तो आप 100 डिग्री माइनस यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे और माइनस 20 डिग्री आप इसमें घटाएंगे। समझ रहे हैं? अब आप जब ऐसा कर रहे हैं तो आप इसको नोट करते जाएं, बहुत अच्छे से समझ लें आप इसको। 100, अब जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आप जो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20 हो गया। समझ रहे हैं? अब ये जुड़ गया कि 100 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो इसका जो राइट आंसर था 120 डिग्री इसका अंतर होगा। समझ रहे हैं? आप इसको जो संख्या रेखा वाला है उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 0 मानते हैं, यहाँ पे 100 मानते हैं, ये प्लस में हो गया, और यहाँ पे -1 -2 -3 माइनस करके देखेंगे और फिर इसका अंतर देखेंगे तो यहाँ भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सही गणित वाला है वो यही है कि माइनस माइनस का प्लस कर देंगे तो ये आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से एक बार देखिए। ओके, और समझ में आ गया तो आप कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 और यस करके लिखेंगे। ओके, कि तुम मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, स्मृति कथक नृत्य की कक्षाओं के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, यानी एक हफ्ते में कितने दिन जा रही है वो? 3 दिन जा रही है। यदि उसकी प्रत्येक कक्षा 50 मिनट की होती तो वो 3 सप्ताह में कितने समय कथा करेगी? यानी वो एक हफ्ते में जा रही है वो 3 दिन। ठीक है, एक क्लास हो रही है उसकी 50 मिनट की, तो यानी कितने एक सप्ताह में वो कितने मिनट सीख रही है? 150 मिनट, और वो 3 हफ्ते तक लगातार सीखेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यानी 150 गुणा गया 3 बराबर 450 मिनट वो सीख लेगी। कितने मिनट सीखेगी? 450 मिनट सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप विकल्प में देखेंगे तो कहीं भी मिनट नहीं दे रखा है, यहाँ घंटे और मिनट में दे रखा है। अब आप इस 450 को क्या करेंगे, अब इसको घंटे में बदलना है तो आप इसको 60 से क्या कर लेंगे, आप डिवाइड कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो ये आएगा 7 घंटे 30 मिनट। समझ रहे? यही प्रोसेस है कि वो एक हफ्ते में 3 दिन सीखती है, 50 मिनट सीखती है, तो यानी एक सप्ताह में वो टोटल सीखी 150 मिनट। 3 सप्ताह में सीखेगी वो 450 मिनट। 450 मिनट को आप 60 से भाग देंगे। 60 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ओके, तो आई होप कि आपने समझ लिया। अगर नहीं समझा तो मैं इसके लिए एक नया सा वीडियो बनाएंगे। ओके, नहीं समझा तो आप क्वेश्चन नंबर 32 डालिए और नो लिखिए। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ में नहीं आया, और आ गया तो आप यस लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, रोहित ने बाजार से 3 सही 3/4 किलोग्राम आलू तथा 1 सही 7/8 किलोग्राम प्याज खरीदा, तो सब्जी का कुल भार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका विषम भिन्न कर दीजिए इसकी। जब तक आप इसकी विषम भिन्न नहीं बनाएंगे तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो इसकी विषम भिन्न कैसे बनाएंगे? 3 सही 3/4 का 3 चौको 12, 3 15/4 हो गया। अब इसको धन का कीजिए, 8 एकम 8 और 7 15/8। ठीक है, अब आप इसको जोड़िए। ठीक है, अब ये इसका 4 है, इसका 8 है, तो आपको इनका क्या करना पड़ेगा, इसको एक जैसा करना पड़ेगा। अब ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा 30 और प्लस 15, अब ये हो जाएगा 45/8। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5 सही 8/5। ठीक है, तो कैसे आएगा, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो जो आया ये 5, तो ये आ गया। ठीक है, बाकी शेष कितना बचा, 5। 45 में से 40 घटाया तो 5, और जो ये लास्ट में रह गया तो ये क्या हो गया, 5 सही 5/8। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। यदि 12.5 भागा P बराबर 125 है तो P का मान क्या होगा? ठीक है, तो P का मान स्टूडेंट C होगा, 0.1। अब कैसे आया तो मैं इसको दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरी प्रोसेस बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। आपको ये संख्या दे रखी है 833749502 में 4 तथा 2 का स्थानीय मान बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान तो 2 ही हुआ। ठीक है, 4 का स्थानीय मान 4 लिखेंगे, उसके पीछे कितनी संख्या 1 2 3 4, तो 4 का स्थानीय मान हो गया 4। ठीक है, तो 40,000।
और 2 का स्थानीय मान 2, इनका अंतर बताना है आपको। तो आप पहले लिख लेंगे 4 का स्थानीय मान हो गया 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, और 2 का स्थानीय मान -2। अब कितना आएगा इसका? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 35 का राइट आंसर 3998। समझ रहे हैं? ये इसका राइट आंसर होगा। आप करके देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। ओके, तो 35 का जो राइट आंसर है ये डी है। स्थानीय मान आपको निकालना आता है तो आप कमेंट में बताएंगे कि यस, क्वेश्चन नंबर 35 लिखेंगे और लिखेंगे यस हमको स्थानीय मान निकालना आता है, क्योंकि ये प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, पिछले साल भी आया था, उससे पहले भी आया था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में x का मान क्या है? आपको इसमें x का मान बताना है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार से ये समतुल्य भिन्न है। समझ रहे कि 15/18 इक्वल टू x/6। अब 18 को 6 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 18 में ऐसा किसका भाग जाता है कि 6 निकल जाए? तो 3 का भाग जाता है। ठीक है, 18/3 करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 3 और ये 6 आए। ठीक है, तो वैसे ही उसी संख्या का भाग हम इसमें भी देंगे। समझ रहे? तो 15 में भी हम 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो इसका जो राइट आंसर है x इक्वल टू हो जाएगा C, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया जाता है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पे ये देख लीजिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर ये क्या है? जो ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है ये परिमाप दे रखा है। ये क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। ओके, अब परिमाप निकल गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, परिमाप का सूत्र क्या है? 2 गुणांक या ब्रैकेट में लिख देंगे लंबाई धन चौड़ाई। तो ये परिमाप का सूत्र हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके रखेंगे और उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, जब मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे इसको आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 38, अंग्रेजी वर्ण एच में हम कौन सा कोण देख सकते हैं? तो एच में आप देखो, इसमें ये कोण क्या है? 90 डिग्री का है। ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, तो ये सब समकोण है। ओके, एच में हमको समकोण दिखने को मिलते हैं। एन में कौन से कोण दिखने को मिल रहे हैं? ये कोण कौन सा है? ये कोण कौन सा है? आप कमेंट में बताएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। सुभाष ने अपने दोस्त से 9,588 रुपये 9,588 रुपीज़ क्या करके उसने उधार ले लिए हैं। उसे अगले 6 महीने में बराबर किस्तों में हर महीने पैसे वापस करने। तो प्रत्येक माह उसके द्वारा वापस की जाने वाली धनराशि क्या होगी? यानी उसने टोटल पैसे कितने ले रखे हैं उधार? 9,588 रुपये उसने उधार ले रखे हैं। कितने महीने में चुकाने हैं? 6 महीने में चुकाने हैं। ठीक है, आप इसमें 6 से भाग दे देंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1,598 रुपये। आप इसको सॉल्व कीजिए और ज़रा पता कीजिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत बोल दिया है। ठीक है, कि 1,998 रुपये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इसको कमेंट में बताएंगे कि मैंने सही बताया या नहीं बताया। ठीक है, कि बी राइट आंसर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, रवि प्रतिदिन एक पुस्तक के 20 पृष्ठ पढ़ता है। कितने पेज पढ़ता है वो? 20 पेज पढ़ता है वो डेली। समझ रहे हैं? फरवरी 2024 में उसके द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2024 ही लिखा है। 2024 क्यों लिखा है? तो अगर आपने कैलेंडर देखा है तो 2024 में जो फरवरी का महीना था वो 29वां गया है। समझ रहे हैं? प्रत्येक चौथे साल उसको हम लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। प्रत्येक चौथे साल फरवरी क्या होती है? 29 दिन की होती है। लीप ईयर कैसे निकालेंगे? उस सन में हम 4 का भाग दे देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे 2024 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो शेष नहीं रहना चाहिए। अगर शेष रह गया है, लास्ट में शेष बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर शेष रह गया है तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अगर शेष नहीं रहा तो वो लीप ईयर है। तो आप 2024 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, तो 20 भी कटा और 4 छके 24, तो 24 भी कटा, तो यानी कोई भी शेष नहीं रहा। तो ये क्या है? ये लीप ईयर है। तो प्रत्येक साल जो लीप ईयर होता है वो क्या होता है?
29 दिन का होता है। बहुत आसान सवाल था। 29 गुणा गया 20 कर दो तो जो इसका राइट आंसर आएगा, राइट आंसर क्या आएगा? 40 का जो राइट आंसर होगा वो है सी। ठीक है, 0 का 0, 2 नंबर 18 का 8 और 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, 580 इसका राइट आंसर है। ओके, आप आई होप कि आपने भी कर लिया। बस थोड़ा सा था यहाँ पे, ये लीप ईयर वाला सीन था, समझ रहे? अब जैसे चलो ये तो देख लिया हमने, लेकिन सन 2000 है तो क्या इसको जो ये सेंचुरी वाले ईयर हैं, क्या ये लीप ईयर था? तो इनको हम 400 से भाग देते हैं। जो सेंचुरी वाले होते हैं इनको 400 से भाग देते हैं, तब जाके पता लगता है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, समझ रहे? या हम 2100 सन 2100 क्या लीप ईयर है या नहीं है, या 2200 लीप ईयर है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो वर्ष होते हैं उनमें 4 का भाग, और जो ये शताब्दियाँ होती हैं इनमें हम 400 का भाग देते हैं। ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 40 अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है। यानी एक वृत्त लीजिए, ठीक है, और उसके केंद्र से जो जा रही है उसको क्या कहते हैं? उसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के जो बीचों बीच जाती है उसको क्या कहते हैं? अगर मानवादी पृथ्वी है तो जो बीचों बीच जाता है, इधर को जो रेखाएं खींची हुई हैं इनको क्या कहते हैं, और इधर खींची हुई है इनको क्या कहते हैं? आप जरा कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नहीं पता तो पूछेंगे, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो प्रथम संख्या का वर्गमूल, यानी आपको तीनों क्रमागत संख्याओं देखनी है जिनका योग 15 है, और उसके बाद जो सबसे पहली संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है। तो जो 3 क्रमागत कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी देख लेते हैं जो 3 क्रमागत संख्या है। तो ये 3 क्रमागत संख्या 4, 5 और 6 है। ठीक है, इनका योग क्या होता है? 15। ठीक है, 6, 4, 10 और 5 15 इनका योग होता है। जो पहली संख्या है उसका वर्गमूल निकालना था, यानी 4 का वर्गमूल आपको निकालना था। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। ओके, अभी आप यही समझ लेंगे, समझ रहे हैं? अगर कोई प्रश्न नहीं आता तो मैं आपको उसका हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, 240 का 80% तथा 400 का 35% कितना है? तो पहले आप इसका निकाल लीजिए। 240 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा। ठीक है, तो ये निकल गया 80 का। ठीक है, तो ये कितना निकला? 80 का निकला। ये हुआ 192। 24 गुणा गया 8 क्या हो गया? 192 होता है। तो ये पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब 400 गुणा गया 35 अपॉन 100। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा। 35 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आता है? 140। ठीक है, अब 192 में से 140 घटाएंगे तो राइट आंसर आएगा 52, यानी ए इसका राइट आंसर है। ओके, आप नोट भी करते रहें, वीडियो को पॉज करें, समझ लें। जो नहीं आ रहा है कमेंट में पूछें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, 2 अपॉन 1000, 2 अपॉन 100, 2 अपॉन 10 और 2 का दशमलव कितना होगा? तो 2 तो ये है ही, तो ये 2 होगा। ठीक है, अगर हम इससे इसमें भाग देते हैं तो 2 आएगा, तो इसका डी राइट आंसर होगा। प्रोसेस बाद में बताई जाएगी। ओके, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45, एक संख्या का आधा 45 है, यानी संख्या का आधा 45 है, तो संख्या कितनी होगी? तो 45 गुणा अगर 2 की कर लीजिए सबसे पहले। 45 गुणा अगर 2 करेंगे तो जो संख्या है वो 90 है, समझ रहे? उस संख्या का 1/3। अब 90 का 1/3 1/3 गुणा गया 90 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 एकम 3 और 30 तिया 90, 30 तिया 90। तो सी इसका राइट आंसर है। ओके, समझ रहे? अब ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ। 1/3 गुणा गया 90। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये 90 गुणा गया 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 30 तिया 90। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। ओके, आप नोट कर लें भाई, सी इसका राइट आंसर है। 30 इसका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 46, 60 मीटर परिमाप वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? यानी जो आपको परिमाप दे रखा है 60
मीटर आपको जो परिमाप दे रखा है और आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा गया भुजा। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब चूंकि इसमें परिमाप पहले ही दे रखा है तो आप क्या करेंगे, परिमाप लिखेंगे 60। ठीक है, भुजा बराबर लिखेंगे 60/4। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा 15। एक भुजा क्या होगी, 15। ठीक है, पहले आपने एक भुजा निकाल दी। अब 15 का क्या करेंगे आप, जो क्षेत्रफल होता है तो भुजा का वर्ग यानी 15 का स्क्वायर करना है। तो 15 गुणा गया 15 बराबर कितना होता है, ए 225 स्क्वायर मीटर। ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी, यानी आपको सबसे छोटी भिन्न देखनी है। ठीक है, आपको दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब स्टूडेंट एक चीज देखिए, इसमें जो अंश दे रखे हैं वो 1 1 1 1 दे रखे हैं, यानी सब में अंश क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इसके लिए रूल है, इसके लिए नियम क्या है कि अंश के बराबर होने पे, सब में अंश एक ही है तो अंश सब में बराबर है। अंश के बराबर होने पे जिसका हर सबसे बड़ा होता है, तो जिसका हर सबसे बड़ा किसका, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो क्या होती है, वो भिन्न सबसे छोटी होती है। यानी अंश के बराबर होने पे जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न क्या होती है, छोटी होती है। तो डी इसका राइट आंसर है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, अंतर माने घटाना। अब 1000 में से 99 घटाइए तो राइट आंसर आएगा ए 901। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 है 12,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन, ये हो गया मूलधन गुणा गया ब्याज और गुणा गया समय। ठीक है, अपॉन 100। अब ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा। अब 120 गुणा गया 5 गुणा गया 3। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 49 का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा 1800 रुपये। समझ रहे, करके देख लीजिए आप। 120 को 5 से गुणा कीजिए पहले और फिर 3 से गुणा कीजिए, तो ए इसका राइट आंसर आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और ये मैथ्स का अंतिम प्रश्न होगा। एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 में है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण, जो त्रिभुज है इसके जो तीनों अंतःकोण हैं इनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझ रहे, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो पहला वाला अनुपात है तो इसको 1x + 2x + 3x। ठीक है, तो यानी 1x 2x और 3x यानी टोटल हो गए 6x। 6x = 180 डिग्री। 180 क्यों, मैंने पहले बताया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब x का मान यानी सबसे छोटा ये x ही है। ठीक है, आपको निकालना भी सबसे छोटा कोण है तो x = 180 अपॉन 180 अपॉन 6, 6 से भाग दे देंगे तो 6 × 6 6 × 3 18 और 0 का 0, यानी जो सबसे छोटा कोण है वो क्या है, 30 डिग्री का है। तो इसका राइट आंसर आ गया 30 डिग्री, यानी x = 30 डिग्री। समझ रहे, अब आप देखो x = 30 डिग्री हो गया। अब आपने किया था कि 2x डिग्री कितना होगा, x = तो हो गया 30, तो 2x = तो 30 गुणा गया 2, तो दूसरा कोण होगा 60 अंश का, और उसके बाद 3 से गुणा करेंगे तो तीसरा कोण होगा 90 अंश का। अब आप देख लीजिए कि एक कोण हो गया 30 डिग्री का, दूसरा कोण हो गया 60 डिग्री का और तीसरा कोण हो गया 90 डिग्री का। तो जो मैंने पहले बताया था कि त्रिभुज के जो सूत्र है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप देख लीजिए तीनों कोणों का योग क्या है, 180 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको पूरे 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बताएंगे।
वैसे मैं इसका डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम रीजनिंग वाले देखते हैं। इसमें मैं पहले ही बता चुका था कि इसमें टोटल मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 में से 10 जीके के होते हैं और बाकी जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो मैथ के होते हैं, मेंटल एबिलिटी के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये 50 क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम मैथ के प्रश्न देखें, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप या तो चैनल के पेज पे जाके देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है वन अनुसंधान संस्थान, इसका शॉर्ट फॉर्म है और बहुत प्रचलित नाम है FRI स्थित है। तो FRI कहाँ स्थित है? FRI देहरादून में स्थित है। कहाँ है FRI? देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं है लिखा है। ओके, तो कौन कौन है? पहाड़ों की रानी का दूसरा नाम क्या कहते हैं? मसूरी। सरोवर नगरी माने नैनीताल। योग नगरी माने ऋषिकेश। कुंभ नगरी, कुंभ नगरी हम किसको कहते हैं? हरिद्वार को कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? देहरादून। तो डी इसका राइट आंसर है। ओके, इसका ए और इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। ठीक है, आप नोट भी करते जाएंगे भाई, तभी जाके कुछ फायदा होगा, नहीं तो मैंने बोला आपने सुना और उसके बाद भूल गए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस जिले में अस्कोट वन्य अभ्यारण्य स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तो इसका जो राइट आंसर है बी, ये है पिथौरागढ़। अस्कोट वन्य अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये एक प्रकार के हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, गिरी नेशनल पार्क नहीं है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। ओके, तो डी इसका राइट आंसर। ये ध्यान रखिए आप, नहीं लिखा है, समझ रहे हैं? इसमें नहीं लिखा था, इसमें नहीं लिखा है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर बी और इसका जो राइट आंसर डी। ठीक है, नोट भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। विश्व सांस्कृतिक धरोहर रम्माण का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में होता है? तो ये चमोली में होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चमोली में इसका जो ये सांस्कृतिक धरोहर है इसका आयोजन किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं लिखा है, आप ध्यान रखेंगे। हंसुली गले में पहनी जाती, बिल्कुल। पौंची कान में, धगुली हाथ में, ये भी बिल्कुल सही है, ये सही है, ये भी सही है। नथुली नाक में, बिल्कुल सही है। सिर्फ बी इसका राइट आंसर है। समझ रहे हैं? जो पौंची होती है वो क्या होती है? पैर में पहनी जाती, कान में नहीं पहनी जाती। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। ओके, उत्तराखंड के लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ कितनी सीटें हैं? 3। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा, तो आप इसको कमेंट में बताएंगे। लोकसभा तो ठीक हो गया, 5 हो गए, ठीक है, लेकिन राज्यसभा की कितनी सीटें हैं आप इसको कमेंट में बताएंगे। नहीं पता है तो पूछेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। वंदना कटारिया संबंधित है, तो वंदना कटारिया किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ये हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, हॉकी से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, ये 5 जून को मनाया जाता है, आप नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 और जीके का अंतिम प्रश्न, रतौंधी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी क्या होती है? इसमें हम आँख कम देखते हैं, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से सूखा रोग होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रतौंधी पूछा है, तो ये विटामिन ए है। ठीक है, आई होप कि आपने पूरे 10 क्वेश्चन जो जीके के हैं वो भी आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही लिया है। ठीक है, आप वीडियो के अंत में जाके अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करेंगे। अब हम मैथ के प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से जो ये अगले 40 क्वेश्चन होंगे ये मैथ के ही होंगे। ठीक है,
इसमें जीके नहीं होगा। पहले आपको क्या करना है, निर्देश पढ़ लेने। निर्देश किसके लिए है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 65 यानी 5 प्रश्नों के लिए आपको निर्देश दे रखे हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से समान है परंतु एक भिन्न है, यानी आपको ऑड वन आउट करना है। जो ऑड है उसको आपको फाइंड करना है। तो कंप्यूटर, टेलीविज़न, गीजर, ये तीनों क्या हैं, ये एक जैसे हैं। ठीक है, ये अप्लायंसेस हैं, घर में काम आते हैं। और चौथा ये क्या है, मशीन। तो ये तीनों भी मशीनें तो हैं। ठीक है, अगर हम मशीन के अंडर में ये सब आते हैं तो डी इसका राइट आंसर है। समझ रहे? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 देख लेते हैं। वॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज, बेसबॉल। तो सी इसका राइट आंसर है। ये सब फील्ड में खेले जाने वाले गेम है, आउटडोर गेम है। सिर्फ शतरंज ही है जो इंडोर गेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, दिसंबर, अप्रैल, मार्च और जनवरी। इसमें अलग क्या है, इसमें आप देखिए दिसंबर भी कितना जाता है, 31वां जाता है। दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जनवरी में भी 31 दिन होते हैं और मार्च में भी 31 दिन होते हैं। सिर्फ अप्रैल ही ऐसा है जो ये 30 दिन जाता है। तो ये क्या है, ऑड, इसमें 20 का राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 देख लेते हैं। दही, मक्खन, घी और तेल। ये तो बहुत आसान था। ऑयल इसका अलग से है, समझते हैं। ये सब किससे, दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं। सिर्फ तेल ही क्या है, ये हम वनस्पति से इसको बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, देहरादून, इंदौर, रांची, रायपुर। अब इसमें थोड़ी सी देखने वाली बात है। अगर आपने सभी आपको राज्यों के नाम पता है और उनकी राजधानी पता है तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत आसान रहा होगा। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड की राजधानी। रांची भी राजधानी, रायपुर भी राजधानी। अब रांची और रायपुर किसकी राजधानी है आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नहीं पता तो आप क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर पूछेंगे। ठीक है, और यहाँ पूछेंगे कि रांची और रायपुर किसकी राजधानी है। वैसे तो मैं समझता हूँ आपको आता है। ठीक है, सिर्फ इंदौर ही है जो किसी की भी राजधानी नहीं है। ठीक है, इंदौर शहर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, रांची, रायपुर के आप बताएंगे कि इनमें से झारखंड की राजधानी कौन है और छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन है। ठीक है, अब मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। तो ये इसमें बी इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर है वो है डी, तेल। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर और 70 तक के निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करना है। ठीक है, और इसके स्थान पे आपको चूज करना है। यानी जैसे घड़ी दे रखा है तो घड़ी क्या करती है, समय दिखाती है। तो थर्मामीटर क्या करता है, तो थर्मामीटर तापमान दिखाता है। जब हमको बुखार आ जाता है तो डॉक्टर हमारे मुंह में डालता है उसको। ठीक है, तो उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर पता लगता है। ठीक है, या कमरे में भी तापमान नापने का होता है तो थर्मामीटर क्या दिखाता है, तापमान, टेम्परेचर दिखाता है। तो डी इसका राइट आंसर, आप नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, गाजर, जड़, पपीता। यानी गाजर कहाँ होता है, जड़ में होता है। हम गाजर की जड़ खाते हैं तो पपीता का क्या खाते हैं, हम फल खाते हैं। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। पंजा, बिल्ली। तो खुर किसका होता है, तो खुर किसका होता है, घोड़े का होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। ओके, इसका राइट आंसर बी और इसका राइट आंसर ए। आप नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, तारा, सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है। तो उपग्रह कौन है, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, पृथ्वी। तो इसमें चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। बाकी जो शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी है, ये क्या है, ग्रह है। ठीक है, सूर्य तारा है और चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, ऋषिकेश, गंगा। तो श्रीनगर, ऋषिकेश कहाँ बसा है, गंगा नदी के किनारे पे बसा है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, अलकनंदा के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर, आप नोट भी करते रहेंगे। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक के लिए क्या करते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पे आपको श्रृंखला क्या है, 100 है, 121 है, 144 है, 169 है, 196 है, 225 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनमें क्या अंतर है। 100 क्या है, अगर आप इसका अंडर रूट करेंगे तो 100 क्या है,
10 का वर्ग है। ठीक है, 121 11 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है, और 196 14 का वर्ग है, और 225 क्या है, 15 का वर्ग है। अब आपको क्या करना था, 16 का वर्ग देखना। तो 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। आप वहाँ ऐसे ही प्रश्न आते हैं, समझ रहे हैं। हो सकता है कि अगली बार कुछ और आए, लेकिन पैटर्न ये हो सकता है। ठीक है, ये आपको ये हो गया 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का। तो अब आपको 16 का वर्ग इसमें देखना था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। ओके, आप सभी का वर्ग निकाल के अपनी कॉपी में रख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, 81 64 49 36 25 इसमें करना था। तो आप इसमें देखिए, इसमें क्या है, 81 9 का वर्ग, 64 8 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, 25 5 का वर्ग। अब क्या आएगा, 4 का वर्ग आएगा। तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 गुणा के 4 कितना होता है, 16। तो 20 का राइट आंसर। ओके, 20 का राइट आंसर है। ठीक है, यानी 71 और 72 तो एक ही प्रकार के प्रश्न थे। ठीक है, अब 73 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 73 है 12 13 15 18 और 22। अब इसमें देखो 12 से 13 के बीच में क्या है, एक संख्या का अंतर है, समझ रहे हैं। यानी 12 में हम एक प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 से लेकर 15 तक क्या है, 2 का अंतर हो गया, और 15 से लेकर 18 में क्या हो गया, 3 अंक का अंतर हो गया, और 18 से लेकर 22 तक क्या हो गया, 4 अंक का हो गया। अब 22 के बाद कौन सी संख्या आएगी, यानी 1/2/3/4/, तो अब 5 बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो 22 + 5 27 इसका राइट आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपने समझ लिया है। ठीक है, इसमें +1 +2 +3 +4 और अब क्या होगा +5, तो 7 इसका 27 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब वैसे 74 देखिए, 12 यहाँ पे 12 से 17 तक कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ओके, और 17 से 27 तक कितने का अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया, और 27 से लेकर 42 तक हो गया है 15 का अंतर, और 42 से लेकर और 62 तक हो गया है 20 का अंतर। अब 62 से कितना अंतर होगा, यानी 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का अंतर। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। यानी हम 62 में क्या करेंगे, 62 में आप 25 जोड़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि 5 का अंतर बढ़ जा रहा है ना, तो 5 और 2 7 और 6 2 8, तो सी इसका राइट आंसर, 87 इसका राइट आंसर होगा। ओके, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। इसमें 75 में आपको 2-2 के जोड़े बनाने, यानी आपने 75 और 15 का एक जोड़ा बनाया, और 25 और 5 का एक जोड़ा बनाया। अब कैसे, आप 75 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 पंजे 75, 5 आया। ठीक है, 25 को आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो वैसे ही आप 15 को किससे करेंगे डिवाइड, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट जो संख्या होगी वो आएगी 3। ठीक है, 75 का जो राइट आंसर है वो है डी। आई होप कि आपने समझ लिया है। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 76 मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 है, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों को उचित क्रम में लाइए। इसको आप अपने डिक्शनरी में देख लेंगे कि सबसे पहले क्या होगा। मैं आपको इसका सीधा 76 का जो राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ए है। ठीक है, सबसे पहले ये आएगा, 2 वाला आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, और लास्ट में 3 आएगा। क्यों आएगा आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप देखिए क्या सबसे पहले ये वाला वर्ड आ रहा है आपकी डिक्शनरी में। ठीक है, और सबसे लास्ट में 3 वाला, तो आप डिक्शनरी में देख के बताएंगे। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 77 देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद भाज्य संख्या है। यानी आपको ऐसे 8 ढूंढने, ठीक है, जिसके ठीक पहले और बाद में भाज्य संख्या है। तो एक तो ये हो गया, ये वाला 8 हो गया, इससे पहले 9 है और उसके बाद 4 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये नहीं हुआ, ये वाला 8, क्योंकि उसके पीछे 5 है, ठीक है। ये वाला 8 भी नहीं हुआ, ये वाला 8 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 4। 4 इसके डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TAN को 514 तथा KEN को 614 लिखा जाता है तो ENK को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आप देखो कि E को क्या लिख रहे हैं, इसमें भी E है और इसमें भी E है, तो इसको 1 लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये वाला तो कट गया। उसके बाद N, इसमें भी N है और इसमें भी N है, तो दोनों संख्याएं एक के अलावा और क्या क्या कॉमन है? तो 4 कॉमन है, तो इसमें भी ये वाली संख्या भी कट गई। अब ये दोनों रही। अब इसमें देखिए कि लास्ट वाला K है। अब अगर हम 1 को E मानने हैं और N को 4 मानने हैं तो सिर्फ 6 रहा, तो B इसका राइट आंसर है। ओके, 146 हम ENK को क्या लिखेंगे? 146 लिखेंगे, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किसी सांकेतिक भाषा में TEM को MAET यानी सीधा उल्टा लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। सबसे पहले टी शुरू में था तो टी लास्ट में लिख दिया, फिर ई था तो ई उससे पहले लिख दिया, ऐसे करके लिख रहे हैं। तो 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। HEAR को क्या लिखेंगे हम? RAEH, तो सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 देख लेते हैं। 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = A। तो 4 2 1 3 5 को क्या लिखा जाएगा? तो सीधे सीधे बता रखा है 4 बराबर क्या है? D। सबसे पहले D वाले से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद 2 को क्या लिख रहे हैं? B, तो उसके बाद B आएगा, है ना। तो 80 का जो राइट आंसर है वो होगा D। D इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 80 से 85 के लिए पढ़ लेते हैं। इसके यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं कि ये 3 समस्या आकृतियाँ हैं और एक प्रश्न आकृति आपको उसमें भरना है, इसमें बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो पहले आप निर्देश अच्छे से पढ़ लेंगे भाई। अब 81 वाला देख लेते हैं। जो समस्या आकृति है, आप इसमें देखो कि इसमें 5 चित्र हैं, ठीक है, 5 चिन्ह हैं। यहाँ पे वृत्त हट गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इस वाले में देखेंगे तो मल्टीप्लाई भी हट गया है, ठीक है। तो इस वाले में क्या हो जाएगा? इस वाले में प्लस भी हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हटा, फिर ये हटा और फिर ये भी हट जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 81 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। 82 समस्या आकृति, इसमें पहले ये थी फिर ये थी, लेकिन इसमें आप देखो इसमें सिर्फ 2 ही डंडियाँ दे रखी हैं, इन बाकी दोनों में 3 दे रखी है, इसमें 2 दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में पूरी हो गई। अब इसमें 5वीं होगी, लेकिन 5वीं कैसी होगा? ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। सिर्फ यही देखने वाली चीज़ है इसमें, ये जो ये वाला है तो इसमें ये वाला है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। वैसे तो बाकी सामान्य है कि 2 है, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। लेकिन 5 वाला कैसा होगा? तो वो ऐसा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 देख लेते हैं। 83 है, पहले यहाँ पे 3 थे और फिर 3.5 हो गए, अब 4 हैं तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। 84 ये ऐसा था, फिर इस पर 1 हाथ आ गया, फिर इस पर 2 हाथ आ गए, अब इस पर 1 पाँव आ जाएगा, ठीक है। 2 पाँव नहीं आएंगे, ठीक है। और साथ में इसका मुंह आप जरा ध्यान से देखिए कि मुंह ऐसा रहेगा, तो ये राइट आंसर है। फिर पेट में कुछ नहीं है, तो यह जैसे इसमें चिन्ह बना रखे इसमें, तो ये दोनों नहीं होंगे, इसमें दोनों पाँव हैं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। 84 का जो राइट आंसर है वो है बी। 85 का देख लेते हैं। यहाँ पे 2 रेखाएं हैं, ये 2 रेखाएं, फिर यहाँ पे 3 रेखाएं होगी, फिर यहाँ पे 4 रेखाएं होगी, तो यहाँ पे निश्चित रूप से 5 होगी। तो 85 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। समझ रहे?
यहाँ पे 2 रेखाएं, 3, 4 और यहाँ पे 5 रेखाएं हो जाएंगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित 4 आकृतियां दी गई हैं और 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है। आपको अलग वाली चूज करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में देख लीजिए, इसमें षष्ठभुज है, यहाँ यानी 6 भुजाएं हैं, अंदर पंचभुज है। इसमें बाहर पंचभुज है, अंदर चतुर्भुज है, यह आयत है। बाहर चतुर्भुज या आयत है और अंदर त्रिभुज है। सिर्फ ये बाहर त्रिभुज है और अंदर उसके चतुर्भुज है, यानी 4 भुजाओं वाला है। तो इसका बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये किसी न किसी रूप से एक समान है, सिर्फ यही क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 87 देख लेते हैं कि 87 में आप देखो, ये 2 डार्क हैं, ब्लैक हैं, सिर्फ इसमें ही 3 है। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। 88 में देख लीजिए, इसमें जो तीर जा रहा है ये बैकग्राउंड में जा रहा है, इसके भी पीछे से जा रहा है, इसमें भी पीछे जा रहा है, इसमें से सिर्फ ये इसी में है, ये आगे से जा रहा है। तो बी इसका राइट आंसर है। 88 का जो राइट आंसर होगा वो है बी। 89 और 90 देख लेते हैं हम। 89 में आप ये देखिए, 4 आपको दे रखे हैं, इसमें से एक जो डिफरेंट है, तो 89 का जो डिफरेंट है वो है सी वाला। ठीक है, आप ये देखिए, इसमें से 2 ऐसे ऐसे वाले हैं, सिर्फ एक इसी में है कि जो कोई भी रेखा जो दूसरी तरफ से उसमें मुड़ी हुई नहीं है, समझ रहे, सिर्फ एक यही है। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 90 का देख लेते हैं हम। बाकी ये त्रिभुज है, डी इसका, ये चतुर्भुज, ये आयत, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। इसका सी और इसका डी है। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक के लिए निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृति, ये समस्या आकृति है, तथा दाईं ओर उत्तर आकृतियां दे रखी हैं। समस्या आकृति के समान आकृति को उत्तर आकृतियों में चुनिए, यानी आपको ऐसी ही आकृति देखने की कौन सी है। ठीक है, तो 91 को देखिए कि इसमें से ऐसा कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो 91 का जो राइट आंसर है वो है सी, बिल्कुल समान है। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर को जा रहा है, फिर ये नीचे को आ रहा है और ऐसे तीर का निशान जा रहा है। ठीक है, बाकी में ऐसा नहीं है, इसमें भी ये ऐसा है, ये भी ऐसा है, लेकिन ये ऊपर को चले गया। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। ये समस्या आकृति है, तो 92 का जो राइट आंसर है वो है डी। देखिए, सेम है, आगे के पैटर्न देखिए, तो ये बिल्कुल सेम है। तो डी इसका राइट आंसर है। 93 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज है। तो डी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 और 95 भी हम देख लेते हैं। तो 94 आप देखिए, ऐसी आकृति कौन सी है, तो ऐसी आकृति सी वाली है। सी इसका राइट आंसर है। 95 का ये तो बहुत आसान था, सामने ही है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 95 तक सारे प्रश्न समझ लिए हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक के निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में समस्या आकृतियां दी हुई है। ये समस्या आकृति हुई जिनका एक भाग अपूर्ण है, एक भाग अपूर्ण है। उत्तर आकृति में दिए गए विकल्पों में से आपको चूज करना है, यानी ए बी सी डी में से आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 96 देख लेते हैं कि ये समस्या आकृति है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी डी में से क्या आएगा। तो 96 का जो राइट आंसर है वो है बी। अगर हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, तो 97 का जो राइट आंसर है वो है डी। अगर हम इस आकृति को यहाँ पे करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, ये जो समस्या आकृति है इसमें कौन से आएगा, ए बी सी डी में से क्या आएगा। तो 98 का जो राइट आंसर है, अगर हम इस आकृति को यहाँ पे फिट करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, आप नोट भी करते जाएंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, डी इसका, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक लग रखा है, डी इसका राइट आंसर है। 99 का राइट आंसर डी है।
इसको हम यहाँ पे लगाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए आज के पेपर का हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ABCD में से कौन सी आएगी आकृति आएगी, तो सी इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने पूरे 100 प्रश्न समझ लिए होंगे। अगर आपने 100 प्रश्न समझ लिए तो आप कमेंट सेक्शन में 100 और यस करके लिखेंगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए। स्टूडेंट, आपने 100% आपको समझ में आ गए, सारे आपने नोट भी कर लिए और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो नवोदय की हो, जवाहर नवोदय की हो या सैनिक स्कूल की हो, मेरी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।